नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका लिट मोड के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे मार्च वीक 2 के इंपॉर्टेंट जनरल अवेयरनेस जो कि न्यूज़पेपर्स में टॉप पे रहे। फुल कंटेंट एक्सेस करने के लिए मार्च वीक 2 का आप कोर्स के अंदर जाएँ, वहाँ पे आपको पूरा कंटेंट मिल जाएगा। सबसे पहले जॉब ओपनिंग्स। दोस्तों, आप में से अगर कोई भी जीए काफ़ी बेहतरीन पढ़ा सकता है, जिसको कि पूरा चीज़ पता हो, किस तरह एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं, रिसेंट पैटर्न क्या है, पास्ट के ट्रेंड्स क्या है, ये सब कुछ पता हो, या फिर आप में कोई नाबार्ड आरबीआई को की समझ काफ़ी अच्छा रखता हो, या किसी का क्वांट रीजनिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो, इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव में हेल्प करना चाहता हो, या फिर किसी अन्य सब्जेक्ट जैसे कि आईआईटी जेईई के सब्जेक्ट हो गए, या फिर फिनांस फिनटेक से रिलेटेड, या फिर आप समझ लो चार्टर्ड अकाउंटेंट से रिलेटेड, तो कोई भी सब्जेक्ट में अगर आपको लगता है कि आप काफ़ी अच्छा है और यूजर्स को मीन्स एस्पिरेंट्स को आप वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़े। हमारा कॉन्टैक्ट मेल आईडी जो है वो है hi@litmo.in पे। दोस्तों, बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। इंडियाज फॉरेक्स सरपास्ड रसियास टू बिकम द वर्ल्ड्स डैश लार्जेस्ट। तो रैंकिंग के हिसाब से भारत अब फॉरेक्स रिजर्व के मामले में कितने नंबर के पोजीशन पे है? तो पता है आपको, इंडिया में जो फॉरेक्स है वो आरबीआई मैनेज करता है। तो भारत अब जो है रसिया से आगे निकल गया है। तो रसिया पहले फोर्थ पे था, तो अब इंडिया फोर्थ पे है। इंडिया से ऊपर कौन कौन है? तो है चाइना, फिर है जापान, और फिर स्विट्ज़रलैंड, और फिर इंडिया आ गया, और रसिया फिफ्थ पे आ गया। ओके, तो आप देख सकते हैं दोस्तों, भारत और रसिया में काफ़ी छोटा सा डिफरेंस है। ऐसा भी हो सकता है कि रसिया फिर से ऊपर चला है, बट आप याद रखना रैंकिंग 1 से लेकर 5 तक का क्या था, खासकर टॉप पे चाइना है। ओके, बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। एसेट मोनेटाइजेशन टारगेट फॉर स्टेट्स मे बी सेट एट ₹3 ट्रिलियन। तो जो भारत का जो नेशनल एसेट मोनेटाइजेशन पाइपलाइन है, आपको बेहतर पता होगा कि इंडिया में एक इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए एक एनआईपी लाया गया है, जिसका कि टारगेट 111 ट्रिलियन रुपीज़ है। तो उसी के लिए पैसे चाहिए, तो मोनेटाइज किया जा रहा है। तो उसका एक टारगेट रखा गया है कि स्टेट के लिए कि 3 लाख करोड़ रुपये निकालने हैं। ओके, और कितने टाइम फ्रेम में? तो 3 से 4 साल के अंदर। तो उसी में स्टेट्स को नज किया गया है सेंटर और नीति आयोग के द्वारा कि उस 3 ट्रिलियन में कम से कम 2.5 ट्रिलियन जो है वह एक सर्टेन टाइम फ्रेम के अंदर आ जाना चाहिए। आपको बताना है कि वो 2.5 ट्रिलियन कितने साल के अंदर लाने हैं। आप क्वेश्चन समझ गए होंगे, तो इसका आंसर बताएं। दोस्तों, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3 ईयर्स। तो इसमें क्या है कि यूनियन मिनिस्ट्रीज बेसिकली दे हैव गिवन ए सेपरेट टारगेट ऑफ ₹2.5 लाख करोड़। तो 1 ट्रिलियन इज 1 लाख करोड़। Why they have given such target? For monetizing their assets over the next 3 years, and this 3 years will start from financial year 22। सो फिनेंशियल ईयर 22 से यह स्टार्ट होगा, और अगले 3 साल के अंदर 2.5 लाख करोड़ लाने हैं मोनेटाइज करके। और यह सारा जो फ्रेमवर्क है वह इंडिया का जो क्रिसिल है वह संभालेगा, वही तैयार करेगा। आपको क्रिसिल के बारे में पता होगा, और भारत की फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण, ये तो आपको मालूम होगा ही। तो यह बाइफरकेशन ब्रेकअप दिया गया है कि कहाँ से कितने पैसे निकालने हैं। अभी पीयूष गोयल ने बोला है कि रेलवे प्राइवेटाइज नहीं होगा। उसी तरह इंडिया के कुछ बैंक, 5-6 बैंक को भी प्राइवेटाइजेशन से बाहर रखने की बात की गई है। तो आप इस ब्रेकअप को देख सकते हैं। रेलवे 90,000 करोड़, कम्युनिकेशन 40,000 करोड़ वगैरह इस तरह है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। विच बैंक रिसेंटली बाई 9.9% स्टेक इन मैक्स ब्यूपा हेल्थ प्रमोटर एंटिटी। तो मैक्स ब्यूपा के हेल्थ प्रमोटर एंटिटी में किस बैंक ने 9.9% स्टेक अभी रिसेंटली बाई किया? इसका करेक्ट आंसर दोस्तों क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है एक्सिस बैंक। तो एक्सिस बैंक ने भी 9.9% स्टेक लिया मैक्स ब्यूपा हेल्थ इंश्योरेंस में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों, ये आपके लिए क्वेश्चन, आपको बताना है सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक का इसका आईपीओ आना है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जो कि प्राइमरी मार्केट में आता है। आपको ये बताना है कि सूर्योदय बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। बैंक क्रेडिट रोज बाई -% टू ₹107.75 लाख करोड़, और डिपॉजिट कितने से बढ़ा? 12% से, और बढ़कर होगा 150 लाख करोड़, मतलब 150 ट्रिलियन के आसपास फरवरी में। ओके, तो आपको बताना है कि क्रेडिट कितने % से बढ़ा है। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों 6% से। आप देख पा रहे हैं, जो क्रेडिट था वो 6% से बढ़ा, डिपॉजिट था वो लगभग डबल से बढ़ा। ओके, तो मतलब डिपॉजिट ज़्यादा हुआ और क्रेडिट कम हुआ। आप रिलेशन समझ पा रहे होंगे। आप ये भी देख लीजिए, क्रेडिट कितना हुआ? तो 107 ट्रिलियन, और डिपॉजिट कितना हुआ? वह है 150 ट्रिलियन के आसपास। ओके,
अगला क्वेश्चन, विच फिल्म इज़ द हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म एवर। तो आपको पता है कि पहले एवेटार था हाईएस्ट ग्रोइंग फिल्म एवर, फिर ये चेंज होकर बन गया एंड गेम। अभी आपको बताना है कि अभी कौन सा फिल्म है वर्ल्ड में हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म फॉर एवर। तो यह फिर से एवेटार बन गया है, और एवेटार बीट्स एंड गेम शायद चाइना में अभी भी ये कुछ चल रहा है, उसके कारण इसका रेवेन्यू बढ़ गया। क्वेश्चन नंबर 6, द कैबिनेट हैज़ क्लियर द बिल टू सेटअप ए गवर्नमेंट ऑन डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, मतलब कि DFI। यह बात बजट में की गई थी। विद इनिशियल पेड अप कैपिटल ऑफ डैश करोड़। तो पेड अप कैपिटल कितना है DFI का? दोस्तों DFI जो है अभी 100% गवर्नमेंट ऑन बॉडी है, लेकिन इन फ्यूचर इसको घटा कर 26% पे लाया जाएगा। आपको बताना है इसका पेड अप कैपिटल कितना है, और पेड अप कैपिटल आखिर होता क्या है, आप उसको भी बताना। दोस्तों बेसिकली गवर्नमेंट ने आखिर इसका, पहले आपको आंसर बता दूं, इसका आंसर 20,000 करोड़। ओके, तो बेसिकली गवर्नमेंट ने ऐसा किया क्यों है ऐसा? सो बेसिकली वाई द गवर्नमेंट हैज़ क्लियर दिस बिल। सो लेट मी टेल यू दैट गवर्नमेंट हैज़ क्लियर्ड दिस बिल टू सेट अप दिस DFI with paid capital of 20,000 crore, so that it can leverage around rupees 3 trillion from the markets in a few years to provide long term funds to infrastructure projects as well as for the developmental requirement of the country। तो देश में जो कि NIP आया है 111 ट्रिलियन का, तो उसके लिए लगभग 3 ट्रिलियन रुपये यहाँ से आ सकते हैं। और 3 ट्रिलियन बेसिकली कितना हुआ, लगभग 3% से भी कम होगा, जो कि NIP का जो टारगेट है 111 लाख ट्रिलियन का। NIP का जो ड्यूरेशन है वह है 2019 से 2024 के बीच का। बजट में यह दिया गया था कि डेट 20,000 करोड़ कैपिटलाइज किए जाएंगे इस इंस्टीट्यूशन के लिए। ओके, और अभी आपने देखा है कि 5,000 करोड़ एक अलग से भी सरकार ने इस इंस्टीट्यूशन को ग्रांट देने को बोला है। ये एडिशन में होगा 20,000 करोड़ के। अभी 100% इसमें सरकार का स्टेक है, बाद में 26% पे आ जाएगा। ओके, और इसमें कुछ जानने वाली बातें हैं नहीं। और इसमें भी RBI की तरह मीन्स 50% डायरेक्टर जो होंगे वो ऑफिशियल होंगे, और 50% डायरेक्टर जो होंगे वो नॉन ऑफिशियल होंगे। आपको बता दूं कि ये बेसिकली पेड अप कैपिटल होता क्या है। तो बाय डेफिनेशन तो पेड अप कैपिटल का बोले तो बेसिकली पेड अप कैपिटल इज द अमाउंट ऑफ मनी अ कंपनी हैज़ रिसीव्ड फ्रॉम शेयर होल्डर्स इन एक्सचेंज फॉर शेयर्स ऑफ स्टॉक। बट इस केस में चूँकि जो शेयर होल्डर है पूरी तरह सरकार ही है, तो ये पूरा सरकार का ही पैसा हो गया 20,000 करोड़। नहीं तो जो भी शेयर होल्डर्स होते हैं उनका जितना स्टेक होता है उसके हिसाब से स्टार्टिंग में पेड अप कैपिटल डिसाइड होता है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। PK सिन्हा द प्रिंसिपल एडवाइजर टू डैश हैज रिजाइंड। तो आसान सा क्वेश्चन है। PK सिन्हा नरेंद्र मोदी के एडवाइजर थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। रिसेंटली RBI स्लैप्स 2 करोड़ फाइन ऑन विच बैंक फॉर रेगुलेटरी वायलेशंस। तो अभी RBI ने SBI पे फाइन लगाया है। क्यों? क्योंकि ये एम्प्लॉयज़ को उन कुछ इंसेंटिव्स वगैरह देने में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, तो उस कारण पे फाइन लगा है। बढ़ते हैं आगे। द हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2020 हैज़ आइडेंटिफाइड ए नोवेल हाउस होल्ड कैटेगरी इन इंडिया, जिसको बोला गया है द न्यू मिडिल क्लास। और आपको बताना है कि इस न्यू मिडिल क्लास का जो एवरेज सेविंग है वह कितना लाख पर एनम है। दोस्तों जो हुरून लिस्ट है वह आते रहता है, यह कोई इंडिया का लिस्ट नहीं है, आपको बता दूं, यह काफ़ी मज़ेदार है। यह जो हुरून है यह एक चाइनीज रिसर्चर है, और इनका नाम है रूपर्ट हुजवर्फ। ओके, तो यहाँ से हुआ जाता है और इधर से हुरून, तो इस टाइप से इसका नाम बना है। यह बेसिकली चाइनीज पर्सन है और इन्हीं के नाम पे बना हुआ है, अभी यह जीवित है। तो इसका आंसर दोस्तों आप बताइए। इसका आंसर है 20 लाख। तो ये है पूरा कहानी का सार। भारत में जो बिलियनियर है, बिलियन का मतलब $1 बिलियन से ज़्यादा पैसे वाले, 7,000 करोड़ 8,000 करोड़ के बीच वाले, मतलब उससे ऊपर वो है 200, और ये है न्यू मिडिल क्लास। तो भारत में न्यू मिडिल क्लास की जो संख्या है वह है लगभग 6,33,000 करोड़। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अलाहाबाद बैंक हैज़ मर्ज विद विच एंकर बैंक। तो अभी जो मर्जर हुआ है तो सभी का जो नेटवर्क है इंटीग्रेट हो रहे हैं। हर एक 2-2 3-3 बैंकों के बीच का कल्चर को मर्ज करने की कोशिश किया जा रहा है, उनके टेक को, उनके API को, सब कुछ देखा जा रहा है। उसी क्रम में अभी अलाहाबाद बैंक का भी उसके एंकर बैंक के साथ इंटीग्रेशन हुआ। आपको बताना है अलाहाबाद बैंक का मर्जर किसके साथ हुआ था। चलिए आपको लिस्ट मिल गया, इससे आपको याद आ जाएगा किसका किसके साथ मर्जर हुआ था। तो आपको बता दें PNB का हुआ था। PNB एंकर बैंक था और इसके साथ मर्ज हुआ था OBC का और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का, और बिजनेस साइड में आपको दिया गया हुआ है। फिर
ग्रुप 2 में कैनरा बैंक एंकर में था और मर्ज हुए इसमें सिंडिकेट। उसी तरह यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में मर्ज हुआ आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक। और लास्टली इंडियन बैंक एंकर था और मर्ज हुआ इसमें इलाहाबाद बैंक। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इलाहाबाद बैंक है तो आंसर हो जाएगा इंडियन बैंक, ऑप्शन डी। तो दोस्तों लास्ट में देखते हैं, पेले का सबसे ज़्यादा गोल था लगभग 760 के आसपास, तो उसको रोनाल्डो ने बीट कर दिया। अभी रोनाल्डो के 770 गोल हैं, तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो पोर्टुगल के हैं वह दुनिया के सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। ओके, उसी तरह एक और खबर है आपको दोस्तों, ये बताना है कि रोनाल्डो किस फुटबॉल क्लब से खेलते हैं। इनके क्लब का नाम बताना है, किस टीम से खेलते हैं। वहीं पे स्पुतनिक 5 जो है, जो रसिया का है, उसका मैन्युफैक्चरिंग भी इंडिया में होगा। और कौन सी कंपनी इसको सही करेगी, तो वो है ग्लैंड फार्मा। ओके दोस्तों, इसी तरह कंपनी है जिसका नाम है ऑर्गेनिक फार्मा। उसके बारे में आप गूगल करना और देखना कि ऑर्गेनिक फार्मा का शेयर किस तरह काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। और आप कमेंट बॉक्स में ये बताना कि अगर आप इसमें 1 लाख रुपये अगर आपने लगाया होता 1 साल पहले, तो अभी आपके पास कितने रुपए होते। ऑर्गेनिक फार्मा इसका नाम है, इसके बारे में आप देखना। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपलोड करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।